Morning to all. Today we are going to start with the economics chapter 4 organization of data with the reference book Sandeep Garg. So I am Satendra of class 11th D and I will be taking you to this chapter and explain details about this chapter. So I would like to thank my economics teacher Mrs. Mamta Naruka for giving me this opportunity to explain this chapter to you. So let's start with the chapter with the introduction. अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो चैप्टर में हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं या फिर हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि डेटा को दो तरीके से कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं जो डेटा पहले से मौजूद होता है या फिर हम इंटरनली उसे अपने करते हैं कलेक्ट। लेकिन सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि जो डेटा हम बाहर से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड डेटा, ये हमने पढ़ चुका है। जो डेटा कलेक्ट होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो डेटा कलेक्ट करता है, वो डेटा जो कलेक्ट करता है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कलेक्ट करता है, जिसे हम रॉ डेटा भी कहते हैं, जिसे एनालाइज करना, इंटरप्रिटेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। इसलिए डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसे कैपेबल बनाने के लिए, एनालाइजिंग के लिए हम उसे टैब्यूलेट करते हैं, हम उसे क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको रॉ डेटा का एग्जांपल रखा है कि जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कैसे आए हैं एग्ज़ाम्स में। अब आप ये ऐसे देखो कि मैं आपको कोई भी नंबर बोलूँ, 12 कहाँ पर है, 0 कहाँ पर कितनी बार है, तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि ये इतना कंडेंस फॉर्म में, यू कैन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है कि आप ढूंढ ही नहीं सकते कौन सा नंबर कहाँ पर है। इसीलिए आपको जब भी टैबुलेट करना होता है, क्योंकि जो डेटा कलेक्ट किया है इन्वेस्टिगेटर ने या एन्यूमरेटर ने जो इन्वेस्टिगेटर को डेटा दिया है वो कॉम्प्लेक्स होता है डेटा को कैपेबल बनाने के लिए, ताकि उसका एनालिसिस हो सके। हम उसे क्लासीफाई करते हैं और टैबुलेट करते हैं, मीन्स टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। जो डेटा कलेक्ट होता है इज क्लासिफाइड इनटू क्लासेस एंड सब क्लासेस अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसे हम क्लासेस में कलेक्ट करते हैं। मीन्स जो आपको मैं क्लास इंटरवल्स, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसीज दिख रही हैं वो क्लास हैं। वो क्लास किस लिए हैं? क्योंकि वो नंबर्स बता रही हैं, धीरे टेलीमार्क्स नंबर बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नंबर बता रही है। मीन्स जब हम कलेक्टेड डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाइड डेटा में, क्लासेस में, सब क्लासेस में क्लासीफाई कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। जिसके मैंने इतने सारे नंबर दे रखे, आउट ऑफ 100 ऑफ 60 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के मैंने मार्क्स दे रखे हैं। पहला काम आपका होगा कि यू हैव टू मेक देम इन असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स नंबर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिए रखे हैं। अब असेंडिंग और या फिर डिसेंडिंग, आप कोई भी मेथड कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम छोटे से बड़े नंबर तक लिखते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है हम बड़े से छोटे तक लिखते हैं। तो आप जब भी चाहो आप पहले जो कॉम्प्लेक्स डेटा हो वो उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, उसके बाद उसे टेबल की फॉर्म में करिए। हम ये भी जानेंगे कि कितनी तरीके की टेबल्स होती हैं। जो प्रोसेस होता है टेबुलेशन का, क्लासिफाइड डेटा को प्रेजेंट करने में इन अ सिस्टमैटिक टैबुलर फॉर्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मीनिंग क्या होता है क्लासिफिकेशन का। तो जो क्लासिफिकेशन होता है एक प्रोसेस होता है अरेंजिंग डेटा को सीक्वेंस और ग्रुप्स में लगाना, उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, या फिर उन्हें सेपरेट करना डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। मींस पार्ट सेम रहेंगे लेकिन अलग अलग में उसे डिफ्रेंशिएट, सेपरेट कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया है, हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स। अब हाइट्स तो सबकी अलग अलग होंगी, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स होंगी, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम? हाइट्स की। तो हाइट एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, एक सेम पार्ट है, लेकिन सबकी हाइट अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। इसीलिए उसे बोला है separating them into different but common related parts. Okay, अब मैं आपको जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ पर्पस करता है कि वो कंडेंस जो रॉ डेटा होता है उसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए सिंपल फॉर्म में कर देता है। दूसरा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसे हटाने के बाद उसे फीचर्स बताता है। मीन्स अगर हम किसी चीज़ को पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें, मीन्स मैंने जो नंबर्स लिखे हैं वो तो इतने पैराग्राफ वाइज लिखे हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें टेबल वाइज लिखा है तो मुझे प्रॉपरली पता भी चल रहा है कि कौन से नंबर किस जगह पे आ रहे हैं।
फिर उसके बाद जो कंपैरिजन हम कर सकते हैं, क्योंकि जो डेटा हमें दिया रखा है हम उसके कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसकी मतलब एवरेज हाइट कितनी है, सबसे कम हाइट किसकी है, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, मीन्स कंपैरिजन हो सकता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है हमें म्यूचुअल रिलेशनशिप बताती है एलिमेंट्स ऑफ अ डेटा सेट, मीन्स हमें जो डेटा दिया रखा है उसकी हमें रिलेशनशिप बताती है कि क्या ये रिलेशन बना रहा है। इट हेल्प इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस by separating elements of the data in homogeneous group, hence bring out the point of similarities and dissimilarity। means जो डेटा है हम उसे स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जो मैंने किया भी है ऊपर टेबल की फॉर्म में, और उसे होमोजीनियस ग्रुप्स में, मीन्स डेटा वही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हमने हाइट लिया है तो सबकी हाइट होनी चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा। होमोजीनियस मीन्स सिमिलर, जिससे हम उन पॉइंट्स के बीच में सिमिलैरिटीज बता सकते हैं और डिसिमिलैरिटीज बता सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए रखे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के, कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है कि कैसे होता है, ब्रीफ होता है, सिंपल होता है क्लासिफिकेशन, यूटिलिटी होती है, डिस्टिंक्टिवनेस होती है, कंपेरेटिबिलिटी होती है, साइंटिफिक अरेंजमेंट होता है, एंड अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रीफ एंड सिंपल। आप जब भी क्लासिफिकेशन करते हो, मैंने आपको टेबल दिखाई थी, ब्रीफ थी लेकिन सिंपल भी थी, आप कभी भी उसमें कोई गलती ढूंढ ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप पैराग्राफ लिखोगे उसमें कितनी गलतियां हो जाती हैं, नंबर जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे तो उसमें भी बहुत गलतियां आ जाती हैं। तो अगर आप उसे ब्रीफ और सिंपल रखोगे यू विल गेट मार्क्स। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना होगा। ओके, सेकेंड इज यूटिलिटी। जो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है, जो डेटा हमने कलेक्ट किया डिफरेंट सोर्सेज से, उनका जो क्लासिफिकेशन है डिफरेंट कैटेगरीज में करना। जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है डिस्टिंग्विश करता है कलेक्टेड डाइवर्स सेट ऑफ डेटा बाय ब्रिंगिंग आउट सिमिलर और होमोजीनियस इंफॉर्मेशन टुगेदर, थर्स एनहांसिंग इट्स यूटिलिटी, मीन्स हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स डेटा होगा तो उसका सिर्फ इन्वेस्टिगेटर काम कर सकता है, एन्यूमरेटर उसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बाकी कॉमन पीपल तो नहीं कर सकते ना। लेकिन जब हम उसे प्रॉपर मीन्स उसे इतना अच्छे से रिप्रेजेंट ब्रीफ सिंपल रखेंगे तो उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, मीन्स उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। डिस्टिंक्टिवनेस, इट इज़ नॉट ईजी टू फॉर्म रिजल्ट फ्रॉम रॉ डेटा, मीन्स रॉ डेटा जो हेट्रोजीनियस डेटा होता है उसे कलेक्ट तो कर लिया लेकिन उससे कोई रिजल्ट बनाना ईजी नहीं होता। इसीलिए ये एसेंशियल हो जाता है जो क्लासिफाइड डेटा है उसे डिफरेंट ग्रुप्स में करना। जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है वो एनालिसिस को डिफरेंस बनाने में मदद करता है। कंपेरेटिबिलिटी, कंपेरेबिलिटी क्या होता है कि हम कंपेयर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इफ वी से दैट नंबर ऑफ फ्रेम्स, मीन्स जो लैपटॉप की फ्रेम्स हैं अलग अलग लोकेशन पंजाब हरियाणा में कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे 30 हो रही हैं केरला में और पंजाब में हो रही हैं 25, तो हम कंपेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। अगर हम इन रॉ डेटा दिया गया होता, सारे स्टेट्स का दिया गया होता, तो उसमें हमें ढूंढना पड़ता है कहाँ है केरला कहाँ है, लेकिन जब हमने उससे स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, उसका टेबल बना के उसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि केरला में इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, उनके प्रोड्यूसिंग गुड्स ज़्यादा हैं। ठीक है, साइंटिफिक अरेंजमेंट, जो क्लासिफिकेशन है रॉ डेटा का अकॉर्डिंग टू दिस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, तो वो हमें प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द कलेक्टेड डेटा, मीन्स हम उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, मीन्स उसका ट्रुथनेस, मीन्स हम कह सकते हैं जो क्लासिफिकेशन होता है डेटा का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे वो हमें मदद करता है प्रॉपर अरेंजमेंट्स बनाने के लिए ऑफ द कलेक्टेड डेटा। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, ये तो कोई भी जानता है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा का वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें लगता है। ओके, अब हम कुछ फीचर्स देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। जो गुड क्लासिफिकेशन होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, होमोजेनिटी होती है उसमें, स्टेबिलिटी होती है, क्लियरिटी होती है, सुटेबिलिटी होती है और इलास्टिक होता है। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मेन पॉइंट्स हैं। आपकी बुक में अगर कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं आप उनके साथ भी जा सकते हो, लेकिन ये सबसे मेन पॉइंट्स हैं, 6 मेन पॉइंट्स। Comprehensiveness means जो collected data है should get into classes, categories और groups. No item or data should be left behind. Means जो भी डेटा है, रॉ डेटा है, उसे हम अलग अलग क्लासेस और ग्रुप्स में कैटेगराइज करें और बाकी जो बचा हुआ डेटा है उसे पीछे ना छोड़ के सारे डेटा को एक साथ क्लासिफाई कैटेगरीज में बांट दें। आपका जो भी क्लासिफिकेशन होता है उसमें क्लियरिटी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे आई विल शो यू द टेबल, जो हमने टेबल बनाई थी यहाँ पर,
उसमें देखो क्लैरिटी भी है, क्लास इंटरवल्स भी दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है और कॉरस्पॉन्डिंग डेटा वैल्यूज भी दी गई है। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी आप कॉम्प्रिहेंसिव, क्लैरिटी तो होनी चाहिए उसमें, क्लासेस कैटेगरीज में भी हमने उसे डिवाइड किया, होमोजेनिटी होनी चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन होती है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, उसके इफेक्टिव रिजल्ट पाने के लिए हम उसे प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश करें रॉ डेटा को अलग अलग होमोजीनियस ग्रुप में। मीन्स जो डेटा हमने कलेक्ट किया वो हेट्रोजीनियस था, लेकिन अब उसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में करेंगे जो होमोजेनिटी। मीन्स मैंने हाइट भी एक साथ ले ली, वेट भी एक साथ ले लिया, अब मैंने हाइट का अलग ग्रुप बना दिया, वेट का अलग ग्रुप बना दिया। अब हाइट और वेट का अलग ग्रुप बना, तो जिससे होमोजेनिटी आ, जिसकी वजह से बेटर एनालिसिस हो सकता है। Suitability. Classified set of data provide essential information and required result only when the composition of the classified suits the objective of investigation. मतलब अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं किसी कंट्री की लिटरेसी रेट, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन है, उसे हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो कोई सेंस नहीं बता। मतलब अगर हम कोई डेटा ले रहे हैं तो उसके मुताबिक हमें बाकी चीज़ों को भी ऐसे ही कलेक्ट करना चाहिए। अगर हम लिटरेसी रेट कलेक्ट कर रहे हैं किसी कंट्री की, तो हमें देखना चाहिए कि किस कंट्री के कितने लोग इलिटरेट हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं। तो अगर आप किसी की पीपल की इनकम जानोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता लिटरेसी रेट के साथ। तो हमेशा जो सुटेबल डेटा हो उसके साथ ही कलेक्ट करना चाहिए, कोई दूसरा डेटा हमें कलेक्ट नहीं करना चाहिए। स्टेबिलिटी, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार उसमें चेंज करोगे, मीन्स हर एक इन्वेस्टिगेशन में वो डेटा चेंज ही हो रहा है, दैट कैन नॉट बी। मीन्स जब हमारे यहाँ पर सेंसस होता है, डेटा एक बार कलेक्ट हो जाता है तो हो जाता है, अब उसे हम डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं। आप अपना स्कूल का मान लो, जब 10th में थे तो आपसे LOC भरवाई गई थी। LOC में क्या होता है कि एक बार जो भर जाती है तो भरी जाती है, उसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना नाम चेंज कराना है तो मुझे नाम चेंज कराने के लिए एफिडेविट भरना पड़ता है, मुझे उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि नाम ईजिली चेंज नहीं हो जाता है, क्योंकि वो इलास्टिक होता है। भले ही मैं आपको बताता हूँ, LOC के एग्जाम्पल देने से ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जो स्टेबिलिटी होती है, LOC का जो फॉर्म होता है वो 9th में भरा जाता है, 10th में वो फाइनल हो जाता है फॉर द एडमिट कार्ड। लेकिन अगर आपको 10th में आके उसमें गलती पता चलती है तो वो इलास्टिक भली होता है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए वो इतना स्टेबल होता है कि आपको उसके लिए एफिडेविट भी फाइल करना होता है और आपको उसके लिए पैसे भी देने होते हैं अगर आपसे कोई गलती हो जाए। इसलिए हमेशा रखना कि जब भी आप LOC भरे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो स्टेबल होता है, इलास्टिक भी होता है, लेकिन अगर आपने एक बार गलती कर दी वो तो सही हो जाएगी, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ओके, तो अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि कितनी तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। मेनली ब्रॉडली 4 तरीके के होते हैं: जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल मैं आपको पहले ओपनली बता देता हूँ कि जियोग्राफिकल का मतलब जब हम किसी रीजन लोकेशन की बात करते हैं दैट इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन जब हम अलग अलग टाइम पीरियड्स फॉर एग्जांपल ईयर्स, फॉर एग्जांपल टाइम, फॉर एग्जांपल वीक, हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड की बात करते हैं दैट इज क्रोनोलॉजिकल। मीन्स फॉर एग्जांपल आपने एक मीम भी देखा होगा, आप क्रोनोलॉजी समझिए, मीन्स आप टाइम देखिए डेटा का। क्वालिटेटिव मीन्स जो डेटा हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स इट इज ऑनेस्ट, इट इज लिटरेट, इलिटरेट, ये होता है क्वालिटेटिव। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन मीन्स आपने फॉर एग्जांपल जो लिटरेट लिया मीन्स मैरिड लिया, अब मैरिड में कितने मेंस हैं कितने वुमेन हैं ये आप देखोगे। क्वांटिटेटिव हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, नंबर, न्यूमेरिकल डेटा, जो डेटा हम क्लासिफाई करते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं, मेजर हम सिर्फ नंबर्स को कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ एरो। ओके, डेटा जो हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन, जो हम जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे करते हैं उसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे सिटीज हुए, डिस्ट्रिक्ट्स हुए, स्टेट्स हुए, इसे हम स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। मीन्स इसमें क्या हम करते हैं, जियोग्राफी, आप जियोग्राफी याद रखिए, क्योंकि जियोग्राफी में हम क्या करते हैं पूरे कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही इसमें हम स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमने आसम का लिया है, अब देखिए आसम
पॉपुलेशन देखिए इन थाउजेंड्स, ओके, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, ओके। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है बिहार की और सबसे कम पॉपुलेशन है गोवा की। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें हम टाइम पीरियड दे रखे हैं इन द ईयर्स और यू कैन से इन मंथ्स, यू कैन से, ओके, मींस जिसमें हमने टाइम पीरियड देख रखा हो, इसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल या टेम्पररी क्लासिफिकेशन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल डिफरेंट ईयर्स आर प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मींस जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या आप देख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कितने ईयर्स में हैं, ओके। सो दिस इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम बात करते हैं नंबर्स की, टाइम पीरियड्स की, ठीक है। क्वालिटेटिव मीन्स जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं डेटा ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कास्ट, सेक्स, जेंडर, एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है वो दो टाइप का होता है, सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब हम एक एट्रीब्यूट को दो क्लासेस में तोड़ देते हैं, दो क्लासेस में बांट देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को हमने बांट दिया कि लिटरेट एंड इलिटरेट, लेकिन जब हम उस एक एट्रीब्यूट को अलग अलग सब डिवाइड करते जाते हैं, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते जाते हैं, पॉपुलेशन, लिटरेट, इलिटरेट। अब लिटरेट में भी कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, इलिटरेट में भी कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। अब मेल में कितने अडल्ट्स हैं, कितने एज्ड हैं और कितने एडोलेसेंट्स हैं, ऐसे ही हम देखते हैं कि कितने इलिटरेट है। मीन्स जिसमें सब क्लासेस होती जाती हैं, मीन्स क्लासेस बटती जाती हैं, तो हम उसे कहते हैं मैनीफोल्ड। लेकिन आप हमेशा याद रखना कि जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आप हमेशा टेबल बनाओगे। इसमें जो हमें दिया रखा है हमने उसमें उसे डिवाइड भले ही कर दिया, लेकिन आप जब भी बनाओगे क्लासिफिकेशन फॉर द सिंपल क्लासिफिकेशन और द मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, आप उसे टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। मीन्स आप पहले ऊपर लिखोगे पॉपुलेशन, उनका परसेंटेज और नंबर ऑफ में मीन्स नंबर आप लिखोगे इन थाउजेंड्स, लिटरेट परसेंटेज या नंबर, इलिटरेट परसेंटेज या नंबर। इसमें परसेंटेज कहीं दी नहीं रखी, इसलिए हमने इसे दो ग्रुप्स में या दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। लेकिन जब भी आप टेबल बनाओगे, आपको डेटा दिया रखा होगा, तो यू विल क्रिएट द टेबल, ओके। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का सीधा मतलब होता है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, जो डेटा को हम मेजर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, हाइट, वेट, इनकम एक्सेट्रा, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर वेट दे रखा है इन द क्लासेस 20 to 25 कितने स्टूडेंट हैं, 5, 25 to 80, मीन्स इस जो क्लास में हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेट दे रखा है, यू कैन सी द वेट को हम कहते हैं वेरिएबल, और जो नंबर्स हमें दिए रखे हैं कि कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वेरिएबल द वेट इन किलोग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल की, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, एक इन्वेस्टिगेटर ने जो डेटा कलेक्ट किया है वो रॉ फॉर्म में होता है, जिसकी कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं होती है, तो हम उसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करेंगे। इस प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टमैटिकली अरेंज करने को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा ये कन्वीनियंट हो जाता है इन्वेस्टिगेटर के लिए कि वो आगे स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट्स कर सके, पॉलिसीज बना सके, अगर गवर्नमेंट है तो अगर आगे स्टेप ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेटर की, कैन ऑल्सो कंपेयर द डेटा। अब हम बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जो टर्म है वो डराइव हुआ फ्रॉम द वर्ड वेरी, जिसका मतलब होता है चेंज। तो वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरी इन्वेस्टिगेशन में चेंज होती रहती है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। और जो डिफरेंस होता है वैल्यूज में वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, आइटम, इंडिविजुअल, टाइम, उसको हर एक रेंज में उसे हम कहते हैं वेरिएट। मीन्स जो चेंजेस आ रहे हैं उसे हम कहते हैं वेरिएट। जैसे अगर हमने क्वांटिटी ली एक वेरिएबल की, वो चेंज होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटीज। तो सिमिलरली जो प्राइस है एज, मीन्स हमने किसी की प्राइस ली, हमने किसी की एज ली, लेकिन अब वो चेंज होती जा रही है जगह से जगह तक, तो एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरी इन्वेस्टिगेशन तक वो चेंज होती जा रही है, दैट इज कॉल्ड वेरिएट। और जो वेरिएबल होता है वो चेंज होता ही जाता है। अब हम आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल की अगर हम बात करें, वेरिएबल दो टाइप के होते हैं,
कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, जिसे हम डिस्क्रीट वेरिएबल भी कहते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल आप आगे भी पढ़ोगे और इसे हम आप ही अच्छे से समझोगे तो आगे ये बहुत हेल्पफुल होगा। डिस्क्रीट वेरिएबल मीन्स जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, मीन्स डिस्क्रीट वेरिएबल आर द वेरिएबल दैट हैव ओनली एग्जैक्ट वैल्यू, नो फ्रैक्शनल वैल्यूज। मीन्स अगर आपने देखा किसी की हाइट है, अब हाइट तो पॉइंट में जाती है, डेसिमल में जाती है, लेकिन उसमें बोला है नो फ्रैक्शन वैल्यूज, ओनली नंबर्स। अगर एज की बात करें, एज कितना है 15, अब 15 से आगे हम कुछ बोल नहीं सकते। अगर वो फ्रैक्शन में जाती है 15 डेज, इतने महीने, तो दैट इज बिकम कंटिन्यूस डेटा। मीन्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है वो कंटिन्यूस डेटा, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता, सिंपल एग्जैक्ट वैल्यू होती है, उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और जो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं हम उसे कभी भी फ्रैक्शन में कंपेयर नहीं कर सकते। और जो डेटा होता है वो एग्जैक्ट डेटा होता है, जो हमने फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू द टेबल जिसमें हम बता रहे हैं टीम, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, अकाउंटिंग टीम, प्रोजेक्ट टीम, टेक्निकल टीम, कितने वर्कर्स हैं, 10, 15, 8, 14, 20। ओके, अगर हम बात करें कंटिन्यूस सीरीज का बेसिक मतलब है कि जिसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, जिसमें इंटीग्रल और फ्रैक्शन का यूज होता है, कोई स्पेसिफिक रेंज दे रखी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने बात कर ली हाइट की, वेट की, अब वेट की बात की है वो किलोग्राम में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस हमें बोला गया है कि 20 to 25 के बीच में 20 स्टूडेंट्स। अब जो 20 स्टूडेंट हैं उनकी एग्जैक्ट वेट तो हमें नहीं पता, क्योंकि एग्जैक्ट वेट हम कभी पता भी नहीं लगा सकते, वो फ्रैक्शन में आता है। तो जो डेटा कलेक्ट होता है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स और वेट ऑफ स्टूडेंट्स, वो कंटिन्यूस सीरीज में ही हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। अगर हम बात करें डिस्क्रीट और वेरिएबल के बीच का डिफरेंस, डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें वेरिएबल्स एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होती। whereas in continuous series the variable have integral और फ्रैक्शन वैल्यूज in a specified given range। अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज में जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती रहती है, और जो कंटिन्यूस सीरीज में जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, लेकिन फ्रैक्शंस के साथ फ्रैक्शंस भी इंक्रीज होते हैं। डेटा कलेक्शन, जो डेटा कलेक्शन होता है बाय काउंटिंग द केस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, द डेटा इज कलेक्टेड बाय काउंटिंग और whereas द डेटा इज कलेक्टेड बाय मेजरमेंट। जो हम कंटिन्यूस सीरीज में हम मेजर करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में हम कलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, वो हम कहते हैं डिस्क्रीट। और कितने मतलब कितनी हाइट है, कितनी वेट है, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है, हमने रॉ डेटा की बात कर ली। रॉ डेटा कोई भी डेटा जो एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मास में होता है। आपको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म आगे भी मिलेगा, तो आप रॉ डेटा को अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म की तरह भी कंसीडर कर सकते हो। जो इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया होता है वो रॉ डेटा ही होता है। जैसे आपको 40 स्टूडेंट्स का मिल रहा है वेट एक क्लास में, तो दिस इज रॉ डेटा। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको मतलब बताया था। फ्रीक्वेंसी कोई रेफर करते हैं कि जो नंबर्स हैं वो बदल रहे हैं, मीन्स जो नंबर्स मीन्स अगर हमने बात की 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो 9 स्टूडेंट्स के 76 स्टूडेंट्स का 85, 5 स्टूडेंट्स का 92। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ वर्कर्स आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर जो होते हैं जैसे 9, 6, 5 इसमें दिया गया है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। मीन्स कितनी बार एक नंबर रिपीट हो रहा है, कितनी बार एक नंबर आ रहा है एक डिस्ट्रीब्यूशन में, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक टेबल जो फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएट होती है, एक वेरिएबल के साथ एसोसिएट होती है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है वो डिस्क्रीट भी हो सकती है, कंटिन्यूस भी हो सकती है, एज जो वेरिएबल हो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो। ओके, तो अब हम आते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज पे। स्टैटिस्टिकल सीरीज का मतलब होता है जो अरेंजमेंट हम करते हैं क्लासिफाइड डेटा का किसी भी लॉजिकल ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ अकरेंस, अकॉर्डिंग टू सम मेजरेबल। मीन्स जो हम स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज। आर प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट कलेक्ट। मीन्स जो स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है वो हमें बताती है कि जो स्पेसिफाइड डेटा है, जो मेजरेबल, नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अकॉर्डिंग टू द टाइम, साइज,
उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिस्टमैटिक वे में, उसे हम कहते हैं इफ द डेटा इज पेनिट्रेटिंग टू मार्क्स ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन अ क्लास और पुट इन अ सिस्टमैटिक वे, इट इज कॉल्ड ए स्टैटिस्टिकल सीरीज। मीन्स जब हम उसे सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज की। जो स्टैटिस्टिकल सीरीज वो कितनी तरीके की होती हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। हमने बात की थी कि स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है। जब हम न्यूमेरिकली या सिस्टमेटिकली किसी भी डेटा को अरेंज करते हैं, दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिकल सीरीज विद द सेम काइंड ऑफ डेटा या यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नाउ हम बात करते हैं कि कितनी तरीके की स्टैटिस्टिकल सीरीज होती हैं। तो दो तरीके की हम बेसिस पे करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे और दूसरा हम करते हैं कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे होते हैं टाइम सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज और कंडीशन सीरीज। हमने टाइम सीरीज की बात की थी। टाइम सीरीज नन अदर देन क्रोनोलॉजिकल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज नन अदर देन जियोग्राफिकल सीरीज। कंडीशन सीरीज की हम बात करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे सीरीज तीन तरीके की होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज में ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ सीरीज भी पढ़ेंगे और कंटिन्यूअस में हम 6 टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो जो स्टैटिस्टिकल सीरीज होती हैं कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, मीन्स टाइम सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज और कंडीशन सीरीज। टाइम सीरीज जब हम किसी भी वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं टाइम सीरीज, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल सीरीज भी कहते आ रहे थे पहले। हमने पहले क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, दैट इज जस्ट सेम एज टाइम सीरीज, जिसमें हम टाइम की बात करते हैं, ईयर्स की बात करते हैं, हम डे की बात करते हैं, मंथ की बात करते हैं, हम वीक की बात करते हैं। जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है वो दिल्ली एनसीआर का दिखाई दे रहा है 2010 से 2018 तक पॉपुलेशन का, जिसे हमने ईयर्स में रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज का। स्पेक्ट्रल सीरीज का सीधा मतलब होता है कि इफ द डेटा इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू लोकेशन और जियोग्राफिकल कंसीडरेशन। जब हम किसी लोकेशन को, जब हम किसी स्टेट को, उस डिस्ट्रिक्ट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स को या फिर डेटा को, टाइम फैक्टर को अलग रख के, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज या जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने बताया है सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का। तो हमने ये सेंसस है 2011 का। अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कंडीशन सीरीज। कंडीशन सीरीज का मतलब होता है जो डेटा होता है एक सीरीज का, हम उसे चेंजेस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द चेंजेस अकरिंग सर्टेन कंडीशन, दिस इज कॉल्ड कंडीशन सीरीज। इसमें हमने एग्जांपल दिया। कंडीशन सीरीज का सीधा मतलब होता है कि जब हम जो डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है सर्टेन कंडीशंस के बाद, उसे हम कहते हैं कंडीशन सीरीज। जो हमें टेबल बता रही है, वो अरेंजमेंट बता रही है 40 स्टूडेंट्स का इन अ क्लास, मीन्स हम कह सकते हैं कि एक क्लास में सभी की एज तो सेम हो नहीं सकती और एक क्लास में सभी की हाइट भी सेम नहीं हो सकती। तो कंडीशन के हिसाब से हाइट भी बदलती है, एज भी बदलती है। मीन्स अगर किसी की एज 20 है, वो 5 स्टूडेंट है, 21 है, 8 स्टूडेंट्स हैं, 22 हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं इन अ क्लास। ओके, तो अगर हम बात करें कंडीशन सीरीज, जो चेंज होता रहता है विद द कंडीशन, सर्टेन कंडीशन, दैट इज नोन एज कंडीशन सीरीज। जो कैरेक्टरिस्टिक सेम रहती हैं लेकिन वो चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल यू कैन से डेटा। नाउ अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो स्टैटिस्टिकल सीरीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो तीन तरीके की होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है जब हम किसी भी डेटा को सिंगली रिप्रेजेंट करें। मीन्स अगर हमने यहाँ पर मार्क्स लिखे, अगर यहाँ पर 25 है वो 5 बार आ रहा है, अगर 25 जो है वो 5 बार आ रहा है, तो इंडिविजुअल सीरीज ये कहती है कि हम 25 को ही 5 टाइम्स लिखें। जो 25 अगर 5 टाइम्स आ रहा है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी 5 नहीं लिखे, उल्टा हम 25 को 5 टाइम्स लिखें। ओके,
5 टाइम्स हम 25 को लिखें। अब इसका इंडिविजुअल सीरीज दो तरीके की होती है, ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज एंड अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है कि जो डेटा है वो अनअरेंज है, रॉ फॉर्म में है, उसे हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज। सिंपली जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डेटा कलेक्ट करता है, उसे सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं करता है। जैसे जो 10 बच्चे हैं उनके मार्क्स आप देख सकते हो कि 10 बच्चों के मार्क्स कैसे दिए गए हैं रॉ फॉर्म में। लेकिन जब हम किसी डेटा को प्रॉपरली इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम उसे अरेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज सीरीज अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। मीन्स हम सीरियल नंबर हमेशा लिखते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी आपको इंडिविजुअल सीरीज बनाने को आएगी यू विल राइट द सीरियल नंबर, अदरवाइज यू विल लूज योर हाफ मार्क्स। आपको सीरियल नंबर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी बार वो नंबर आया है वो लिखना ही होगा। ओके, मतलब ये हमें मार्क्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल हमें ये मार्क्स दे रखे हैं। अब इस मार्क्स को हम अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, हमें पिछले बारे में हमने ये देखा कि कंडेंस फॉर्म में मार्क्स दे रखे हैं। जो हमें ये डेटा दिया रखा है वो हमें कंडेंस फॉर्म में दे रखा है, लेकिन हम उसे जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। अब जब हम उसे एन इंडिविजुअल सीरीज कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। Arranging raw data in ascending and descending order is known as arraying of the data or arraying in the figures. Very important question it will be made. What is array? What is array? What is arraying of data? Simply you will say an individual series, एक कोई भी इंडिविजुअल सीरीज जो हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज कर रहे हैं। जो अरेंजिंग होती है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में रॉ डेटा की अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नोन एज अरे। ठीक है, या असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। जब भी आप किसी भी रॉ डेटा को मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप किसी रॉ डेटा को एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में करते हैं आपको पहले उसे हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ही होगा, बिकॉज इट कंटेन 1 मार्क्स। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। हमने पिछले बार भी बात किया था कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। डिस्क्रीट वेरिएबल की हमने बात की थी। तो डिस्क्रीट वेरिएबल की हमने बात की थी कि जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं आता है, फ्रैक्शन की बात की थी हमने। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती है जिसमें। तो डिस्क्रीट सीरीज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टडी इज लार्ज। मीन्स जब स्टडी लार्ज होती है तो हम इंडिविजुअल सीरीज कोई सोल्यूशन नहीं होता है, तो उस वे में हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बहुत बेटर सीरीज मालूम होती है, क्योंकि इट इज़ अ सीरीज इन विच इंडिविजुअल वैल्यूज डू नॉट डिफर, जिसमें डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वैल्यू होती है या एग्जैक्ट वैल्यू होती है और वो डिफर नहीं करती है। In this frequency distribution series, different values of the variables are shown with respect of their frequencies. Means उनकी exact frequency हम बताते हैं। और जो classification होता है, it is an important point कि जो क्लासिफिकेशन होता है डेटा का ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी अरे। डिफरेंस कैन बी आस्क्ड, व्हाट इज अरे एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। अरे का मतलब होता है जब हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं उसे हम अरेइंग ऑफ डेटा भी कहते हैं। लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा का डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी अरे। ओके, जैसे हमें 22 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं क्लास में, तो हमें डिस्क्रीट सीरीज बनानी है। डिस्क्रीट सीरीज बनाने के लिए यू विल अरेंज दिस डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म, इट इज़ अप टू यू। लेकिन अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज बनानी है यू विल फर्स्ट राइट क्लास इंटरवल, क्लास के बाद आप लिखोगे टेलीमार्क, टेलीबार्क भी जिसे आप कहते हो, उसके बाद आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। इन द फर्स्ट कॉलम यू विल राइट मार्क्स, जो मार्क्स हैं और उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज कितनी बार वो आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आप टेलीमार्क बनाओगे। फॉर एग्जांपल हम 15 का एग्जांपल लेते हैं। 15 1 2 3 4 टाइम 15 आ रहा है, तो हम लिख देंगे कि 15 4 टाइम आ रहा है। और आप जब भी बनाते हो आपको टेलीबार्क्स ऐसे बनाने हैं 1 2 3 एंड 4। अगर आप 5 आता है तो आपको 5 ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। अगर आपको 5 आया है तो आपको ऐसे नहीं बनाना है, इट विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग, क्योंकि राइट मेथड यही होता है टेलीमार्क बनाने का। नाउ लेट मी शो यू द पीपीटी मीन्स टेबल, जिसमें हमें मार्क्स दिए रखे हैं 10 15 18 20 एंड 22। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी दी रखी है। फ्रीक्वेंसी इज
जस्ट सेम 64255। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम आ जाते हैं जो ऊपर क्वेश्चन में दिए हैं विद द फ्रीक्वेंसी, देन यू आर करेक्ट, देन योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब होता है कि जब एक्चुअल समटाइम्स जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज होती है हम उसे परसेंटेज की फॉर्म में करते हैं ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सच अ केसेस रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन्ड। रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सीधा मतलब होता है जब एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज हम एक्सप्रेस करते हैं विद अ परसेंटेज, उसे हम कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर ये हमें नंबर्स दिए गए हैं। जस्ट सेम आपको क्या करना है, पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेनी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सिर्फ आपको एक परसेंटेज का ऑप्शन और लगाना होगा। परसेंटेज निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है डिवाइड कर दो टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ इनटू 100। लेट मी शो यू कि हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या किया था। पिछले वाले क्वेश्चन में जब हमने फ्रीक्वेंसी की थी 6 आ रही थी, अब आप क्या करोगे 6 को डिवाइड कर दोगे 22 के साथ इनटू 100। इससे आपकी परसेंटेज आ जाएगी। जो भी परसेंटेज आएगी आई विल शो यू द परसेंटेज। तो इसमें हमें क्या किया गया है, 22 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था जो 6 अगर फ्रीक्वेंसी है तो हम उसे 22 के साथ डिवाइड कर देंगे इनटू 100 कर देंगे। ऐसे ही हम परसेंटेज निकालेंगे विद द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम लास्ट में आई विल सॉल्व अ क्वेश्चन फॉर यू तो उसमें आप और अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये था उसका क्वेश्चन एग्जाम्पल का सल्यूशन। Till now we have discussed the statistical series on the basis of characteristic, and we have discussed two main part of individual series and discrete series on the basis of construction. अब हम बात करने वाले हैं continuous series का। डिस्क्रीट सीरीज की जब हमने बात की थी तो उसमें कोई भी इंटरवल्स नहीं होते, लेकिन जब कोई कंटिन्यूस वेरिएबल होता है कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है तो उसके लिए हमें कोई रेंज तो चाहिए होगी। इसके लिए कंटिन्यूस सीरीज एसेंशियल हो जाती है। कंटिन्यूस सीरीज का सीधा मतलब होता है कि जब हम किसी भी डेटा को एक रेंज में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसमें जो मेजरमेंट होता है वो अप्रॉक्सीमेट होता है, अप्रॉक्सिमल वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की फॉर्म में। ओके, इसके अदर नाम होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सीरीज विद क्लास इंटरवल्स एंड सीरीज ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब जब भी हम कंटिन्यूस सीरीज के 6 पार्ट्स के पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें कुछ डेफिनेशंस का पढ़ना ज़रूरी है। क्लास, पहली डेफिनेशन है क्लास कंटिन्यूस सीरीज में मतलब होता है ग्रुप ऑफ नंबर्स। जो ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं, आप हमेशा याद रखना, ग्रुप ऑफ नंबर्स से हम बोलते हैं क्लास। ये आपको मैंने क्लास का एग्जांपल भी दिखा के दिया है कि क्लास 80 to 85, लेकिन एग्जांपल में 0 to 5, 5 to 10 भी दिया रखा है। क्लासेस चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज वेरिएबल्स। ओके, it is essential for the investigator to clearly define the class and do not create any confusion। जैसे मैंने आप पर क्लास दिखाई है तो ये आपको क्लियर बता रही है कि कौन सी क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स की हाइट किस किस सेंटीमीटर में दी रखी है। ओके, अब नंबर ऑफ क्लासेस क्या होता है, द डिसीजंस रिगार्डिंग नंबर ऑफ क्लासेस इज द जजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर। जो क्लासेस होती हैं, मीन्स आपको मैंने जो ये क्लास दिखाई थी, जो इतनी क्लासेस बनाई गई हैं वो इन्वेस्टिगेटर करता है। इन्वेस्टिगेटर का जजमेंट होता है कि कितनी क्लासेस होनी चाहिए। इवन दो देयर इज नो रिस्ट्रिक्ट, मीन्स कोई रूल नहीं है कि आपको 5 to 10 आप जितनी चाहो उतनी क्लासेस बना सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको कम से कम क्लासेस बनानी चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेट ज़्यादा ना हो सके। क्लास लिमिट का मतलब होता है लोअर एंड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विद इन द क्लास। मीन्स जितनी हाईएस्ट वैल्यू या फिर लोएस्ट वैल्यू, मीन्स आपको मैंने यहाँ पर क्लास दिखाई रखी है। क्लास में आप देख सकते हो कि सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 1, और आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है 30। मीन्स आप क्लास में, अगर आप क्लास की बात करें 1 to 5 में 1 इज द ग्रेटेस्ट एंड 5 इज द हाईएस्ट। और वेयर एज 26 to 30 में 26 इज द लोएस्ट एंड 30 इज द हाईएस्ट। ठीक है, अपर लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं L2 से, लोअर लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं L1 से। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब होता है जब भी आप क्लास इंटरवल नहीं दिया रखा होता है तो आप क्लास इंटरवल फाइंड करते हो जो अपर लिमिट होता है उससे लोअर लिमिट को माइनस करके। ठीक है,
और जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल का मतलब होता है जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है उसे कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब हम बात करते हैं विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल हमें दिया रखा है, अगर मान लो 0 to 5 दिया रखा होता है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। At the time of construction of frequency distribution, it is suggested that the width of each class interval should be equal, क्योंकि ये हमें प्रॉपरली बताता है कि किस लिए जो फॉर्मूला होता है किसी भी क्लास की विड्थ को डिटरमाइन करने का, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास डिजायर्ड। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन चलो मान लेते हैं कि लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है 15 और स्मॉलेस्ट है 5। 15 में से 5 को डिवाइड करेंगे और कितनी क्लासेस चाहिए आपको, मतलब मुझे 5 क्लासेस चाहिए, तो 15 माइनस 5 तो डिवाइडेड बाय, तो आपका विड्थ आ जाएगी एक क्लास की 2 आ जाएगी, क्योंकि 15 डिवाइडेड बाय 5 10, कितनी क्लासेस चाहिए 5, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2। मीन्स हर एक क्लास में हमें 2 रखना ही पड़ेगा, 0 to 2, फिर 3 to 5, 3 to 4, ऐसे ही आपको वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज का सीधा मतलब होता है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। मीन्स अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, इसमें आपको कौन सी मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है 28, सबसे लोएस्ट कौन सी दिख रही है 16, तो इसकी रेंज क्या होगी 12। मीन्स हर एक में 12 का डिफरेंस आएगा। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मिड पॉइंट। आप मिड पॉइंट सीरीज के बारे में पढ़ोगे तो मिड पॉइंट का सीधा मतलब होता है जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जिससे हम बीच का पॉइंट जैसे कहते हैं, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 70 दिया गया है, 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 35, तो मिड पॉइंट का सीधा फॉर्मूला होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अगर 30 to 40 या फिर आप 10 to 20 ले लो, तो 10 to 20 को आप क्या करोगे, लोअर लिमिट क्या है 10, अपर लिमिट क्या है 20, तो 10 + 20 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 2। मीन्स जो मिड वैल्यू होगी दैट विल बी 50। ओके, फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ टाइम जितनी बार आ रही है यहाँ पर, मीन्स आपको मैंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि कितनी बार फ्रीक्वेंसी आ रही है, या आपको फ्रीक्वेंसी मैंने दी रखी है। करस्पॉन्डिंग डेटा वैल्यूज आपको नहीं लिखनी होती हैं, ये मैंने आपको जस्ट फॉर एग्जांपल दे रखी हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जब एक ऐसी टेबल जो डिफरेंट वेरिएबल्स बता रही है डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट क्लासेस विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज frequency distribution or frequency distribution table for statistics. Okay, now we have class frequency. It is a number of observation that corresponds a specific class. It is also known as frequency of that class. Means जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी बोली जा रही है, अगर हमें बोला गया 0 to 5 की फ्रीक्वेंसी बताइए, चलिए हम पीछे एग्जांपल लेते हैं। अगर इसमें हमें बोला गया 150 से 155 की बताइए, फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, तो इसे ही हम कहेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये हमें एक क्लास की फ्रीक्वेंसी बता रही है। क्योंकि मैंने आपके एक क्लास पूछी थी कि क्लास हमारी थी 150 से 155, तो इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 12। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। हमने बात की थी कि कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती हैं, जब रेंज में हम डेटा को एक्सप्लेन करते हैं, जब डेटा एग्जैक्ट नहीं होता, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, तो हम उससे किसी रेंज में करते हैं। रेंज का मतलब 20 to 30 मीन्स किसी भी डेटा में फ्रैक्शनल वैल्यूज में करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब है कि द क्लासेस ऑफ टाइप 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, जिसकी अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल बिकेम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। आई विल शो यू द एग्जांपल। इसमें डेफिनेशन में ही आंसर है कि जिसमें बोला गया है कि मान लीजिए कि 10 to 20, 0 to 10, 10 to 20 है, तो उसमें जो पहली क्लास में जो अपर लिमिट है वो दूसरी क्लास में लोअर लिमिट बन जाती है, उसे ही हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। मींस जो 0 to 10 है और 10 to 20 का एग्जांपल लेते हैं। जो 0 to 10 में 10 जो है अपर लिमिट है, लेकिन 10 to 20 में आके जो 10 है वो लोअर लिमिट बन जाता है, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। लेकिन एक्सक्लूसिव सीरीज में हमेशा याद रखना कि हम 0 to 9 तक के नंबर ही पहली क्लास में लिखेंगे, जो कि है 5।
जो 10 आएगा, जो 10 to 19 आएंगे, हम लिखेंगे 10 to 19, 10 से लेके 19 तक जो नंबर आएंगे वो हम लिखेंगे 10 to 20 क्लास में। और जो अगर मान लीजिए 10 आया तो हम उसे 0 to 10 में नहीं लिखेंगे, हम उसे 10 to 20 में लिखेंगे। अगर 20 आया तो हम उसे 20 to 30 में लिखेंगे। तो इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। मीन्स ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें जो डेटा है वो अपर लिमिट का जो डेटा है वो लोअर लिमिट बन जाती है सक्सीडिंग क्लास में। इसमें हमेशा याद रखना कि जो लोअर लिमिट होगी वो हमेशा लगाई जाएगी। फॉर एग्जांपल इसमें लोअर लिमिट क्या है 10, तो लोअर लिमिट जो है वो ऐड होगी। मीन्स जो हम लगाएंगे फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 10 to 20 के बीच में ही होगी। अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है जो क्लासेस 10 to 19, 20 to 29। इंक्लूसिव देखिए हमने एक्सक्लूसिव में 10 to 20, 20 to 30 किया है, लेकिन हमने इंक्लूसिव में 10 to 19। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में यही डिफरेंस है, यही सिमिलैरिटी है कि इंक्लूसिव हो चाहे एक्सक्लूसिव हो, दोनों में हम क्या करते हैं नंबर्स लिखते हैं 10 to 19 या 0 to 9 ऐसे लिखते हैं। बट उसमें हम लिखते हैं 10 to 20, इसमें हमने लिखा है 10 to 9, क्योंकि दोनों केसेस में जो फ्रीक्वेंसीज होंगी एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव की वो सेम होंगी, लेकिन जो क्लासेस हैं वो डिफरेंट हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द क्लासेस ऑफ टाइप दिस wherein all observation with magnitude greater than or equal to the lower limit and less than or equal to the upper limit of the class are included in it। इस जिसमें इंक्लूड होते हैं उसमें इंक्लूड नहीं हो रहे थे, वो नेक्स्ट क्लास में जाके मिल रहे थे। तो यही होती है इंक्लूसिव सीरीज। और इस सीरीज में जो अपर वैल्यू होती है वो कभी भी इक्वल नहीं होती है लोअर वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट क्लास। और इस सीरीज के अंदर जो डेटा है वो इस तरीके से क्लासीफाई होता है, जो लोअर वैल्यू और जो अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की वो दोनों उसी में इंक्लूड हो। मतलब मान लीजिए 10 to 19 की फ्रीक्वेंसी है 2, अब एक बार 19 आ रहा है, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 19 आ रहा है तो हम उसे ऐड करेंगे, मीन्स हम उससे लगाएंगे किसमें 10 to 19 वाले ग्रुप में ही रखेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है जिसमें अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज काउंटेड इन द नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्लास, whereas in inclusive series we have both the limits of class interval counted in the same class। अब जो अपर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की वो लोअर लिमिट बन जाती है क्लास नेक्स्ट क्लास के सेम बन जाती है, whereas डिफरेंट होती है इंक्लूसिव सीरीज में। एक्सक्लूसिव सीरीज में कोई भी कन्वर्टिंग नहीं होती है। इंक्लूसिव सीरीज में एक्सक्लूसिव कभी भी इंक्लूसिव नहीं बनाई जा सकती, वेयरएज इंक्लूसिव हमेशा एक्सक्लूसिव बनाई जा सकती है। आई विल टेल यू, फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है 0 to 5, 0 to 5 दिया गया है एंड दिस इज 5 to 10, 5 to चलो 9 मान लेते हैं, चलो 5 to 10, ये हो गई हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज। वेयरएज अगर हमें दिया गया हो 0 to 4 एंड वी हैव 5 to 9, अब इसे एक्सक्लूसिव बनाने के लिए आपको सिर्फ एक सिंपल टेक्निक करनी होती है, 0.5 को ऐड करते जाओ, लोअर लिमिट में माइनस करते जाओ और अपर लिमिट में प्लस करते जाओ। फॉर एग्जांपल अगर 5 है तो 5 में से 0.5 माइनस कर दो, जो हो जाएगा 4.5, और इसमें प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 9.5, जिसकी वजह से हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज बना सकते हैं। So let us start with the open end series. ओपन एंड सीरीज एक ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसकी पहली जो क्लास होती है, जो लोअर लिमिट होती है पहली क्लास की और जो अपर लिमिट होती है दूसरी क्लास की वो अननोन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें ये टेबल में दिखाया गया है बिलो 10, मीन्स हमें इसकी लोअर वैल्यू नहीं दी गई है, 30 एंड अबव, या आप लिख सकते हो अबव 30। तो ये क्या होता है, इसकी आप कह सकते हो अपर लिमिट नहीं दी गई है। तो लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास इज अननोन। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो लोअर लिमिट होती है पहली क्लास की उसे आप डिनोट करते हो विद लेस देन और बिलो। फिर जो दूसरा होता है मार्क्स का, जो अपर लिमिट होती है आप उसे कहते हो मोर देन और अबव। ओके,
अब ओपन एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हम उसे यूज क्यों करते हैं, व्हाई इट इज यूज्ड। तो व्हेन फ्यू आइटम्स ऑफ द डेटा वेरी स्मॉल, जो कंसीडरेबल लार्ज नहीं होते या फिर वो बहुत लार्ज होते हैं या बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मॉल होते हैं, तो इस एक्सट्रीम आइटम को हम एज बिलो एक्सट्रीम वैल्यूज में रखते हैं, बिलो यूज करते हैं या फिर above. In order to include such extreme item in frequency distribution में इन items को include करने के लिए we may need so many class intervals, means हमें बहुत सारे class intervals चाहिए होंगे जो पॉसिबल नहीं होता, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है आप कह सकते हो। तो इन अनवांटेड क्लासेस को हम यूज करते हैं, अवॉइड करते हैं इन अनवांटेड क्लासेस को, तो हम ओपन एंड सीरीज को यूज करते हैं। जैसे कि क्लास जो है लेस देन 80 इज एन ओपन एंड सीरीज एंड लोअर लिमिट इज नॉट देयर, मीन्स मान लो 70 है 60 है, वो लेस देन 80 में ही आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाना पड़ेगा। द डिफिकल्टी विद ओपन एंड क्लास इज दैट मिड पॉइंट कैन नॉट बी कंप्यूटेड। आप कभी भी मिड पॉइंट निकाल ही नहीं सकते इन द ओपन एंड सीरीज। अब ओपन एंड सीरीज को आप कैसे कन्वर्ट करोगे टू द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओपन एंड सीरीज को आप कंटिन्यूअस सीरीज में विद द फॉर्मूला कर सकते हो। तीन केसेस होते हैं। पहला केस जो इम्पॉर्टेंट केस होता है, आपको अगर इसमें टेबल नहीं दिख रही है तो मैं बता देता हूँ। पहले केस में क्या होता है कि अगर आपको डिटरमाइन करना है ओपन एंड सीरीज को, तो आप क्या कर सकते हो, इन तीन केसेस से समझ सकते हो। पहला केस क्या होता है कि यूनिफॉर्म क्लास विड्थ होती है। अगर मान लो कि 10 का डिफरेंस आ रहा है पूरी क्लास में, तो आगे भी 10 का आएगा। अगर लेस देन 10 दिया है तो आप मान सकते हो कि 0 to 10, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है 10 to 20, हाँ डिफरेंस कितना है 10 का आ रहा है, तो आप लिख सकते हो 0 to 10 हो गई पहली क्लास, और अबव मीन्स 40 to 50 होगा। ठीक है, ये होता है आपका केस 1। केस 2 में क्या होता है, यूनिफॉर्म ट्रेंड ऑफ क्लास विड्थ ऑफ क्लास इज इंटरवल। देखिए अगर आपको क्लास इंटरवल एक ट्रेंड के साथ दिख रहे हैं, अगर आपका एक ट्रेंड चल रहा है, देखिए आप देख सकते हो कि 10 to 30, ये इसमें कितने हैं 10 to 20, 10 20 to 30 मीन्स 20 इंटरवल्स हैं। अब 30 to 60 में 30 हैं, अब 60 to 100 में 40 हैं, तो आप कह सकते हो कि अबव 100 में कितने होंगे 100 to 150, और लेस देन 10 में कितने होंगे 0 to 10। केस 3, अगर आपकी क्लास विड्थ, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, जैसे हम लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसे समझना जरूरी है। अगर एक सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज की बात करें जिसमें पर्टिकुलर क्लास आती है, लेकिन हाउएवर वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मींस हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जाननी होती हैं, गेटिंग अ वैल्यू लेस देन और मोर देन of a particular value of the class, that is some such simple frequency table fails to furnish the information. इसका सीधा मतलब है कि अगर हम किसी टेबल को देखें तो टेबल में हमें लास्ट में जाकर बिल्कुल पता चलता है कि टोटल कितना है और कितने बचे हैं, तो उसके लिए ये फेल हो जाती है टेबल। लेकिन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है वो हमें कन्वीनियंटली इंफॉर्मेशन देने में मदद करती है। तो हम कह सकते हैं a series whose frequencies are continuously added or subtracted corresponding to the class interval is known as cumulative frequency series। मींस एक ऐसी सीरीज जिसमें जो फ्रीक्वेंसीज है या तो ऐड होती जा रही हैं या सब्ट्रैक्ट होती जा रही हैं क्लास इंटरवल पे, तो उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब हम पढ़ेंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसीज हैं हर क्लास इंटरवल की, वो सक्सेसिवली ऐड होती जाती है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। एंड द क्लास मीन्स क्या होता है कि जो टॉप वाली फ्रीक्वेंसी है वो नीचे नीचे ऐड होती जाती है। अगर आपने 10th में मैथ्स में पढ़ा होगा, आप CF जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना था, जैसे कि आई विल शो यू वेयर इज माय, ओके। तो आपने अगर 10th में पढ़ा होगा कि हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे कहते थे। तो अगर आप देखोगे कि 3 है, फॉर एग्जांपल 3 है, अब 3 में क्या करोगे, यहाँ पर 3 है, अब 3 है फिर 5 है फिर 9 है 2 है, तो हम ये 3 को करेंगे। अभी फ्रीक्वेंसी हमें दी रखी है।
अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, या फिर आप कह सकते हो जब भी आप क्यूमुलेटिव लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे तो आप कभी भी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 लिखोगे नहीं, आप हमेशा अपर लिमिट लिखोगे। मींस लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 एंड लेस देन 50। हमेशा याद रखना कि लेस देन 50 के बाद आप हमेशा लेस देन 50 के बाद आप लेस देन 60 भी लिख देना, ठीक है, क्योंकि लेस देन 60 भी आएगा, क्योंकि लेस देन 60 में ये सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो अगर आपने ये लिख लिया, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, इफ टेबल, यस, ये आपकी टेबल है। टेबल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दी गए हैं मार्क्स जो मैंने आपको बताए थे। मार्क्स लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। इसमें आपको देखिए हमें पहले क्या थी, फ्रीक्वेंसी 0 थी, उससे पहले कोई फ्रीक्वेंसी मीन्स आपको 3 ही लिखनी है, आपको पहली क्लास में 3 ही लिखना है। फिर अब दूसरी क्लास में आप आओगे तो 3 में 5 को ऐड करते जाना है, फिर 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8। अब 8 में 2 को ऐड कर देंगे, क्योंकि लेस देन, अगर मान लीजिए मैं लेता हूं थर्ड क्लास, लेस देन 30। अब लेस देन 30 में तो 0 to 10, 10 to 20 वाले भी तो आ रहे हैं ना, मीन्स 20 to 30 तो आ ही रहा है, लेकिन उससे पहले भी आ रहे हैं, मीन्स हम टोटल ऊपर का प्लस प्लस करते जाएंगे। सेम अगर हम मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इन मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होता है, हम सबट्रैक्ट करते जाते हैं, धीरे धीरे सबट्रैक्ट करते जाते हैं सक्सेसिवली स्टेज में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नंबर लिखे हैं 3, 5, 2, तो ये तो आपकी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। तो अगर आपको कभी भी मोर देन को बनाना होता है तो आप, एक ट्रिक होती है कि 27 लिखिए, 27 में से 3 को माइनस करिए, जो इसका रिजल्ट आए, मान लीजिए x इसका रिजल्ट आया, अब जो x नंबर आया वैसे आएगा आपका 24, तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर x आया तो अब x में से 5 को माइनस कर दीजिए। अब 5 आया, अब 5 में से आया जो आंसर वो y मान लीजिए, y मतलब जो वैल्यू आएगी, अब y में से 2 को माइनस कर दीजिए, z आएगी। ऐसे ही आपको धीरे धीरे करते जाना है, एंड इससे आपका अगर आखिर में आंसर 0 आ रहा है देन योर आंसर विल बी करेक्ट। लेट मी शो यू द टेबल, आई थिंक टेबल इज नॉट विजिबल हियर। तो मैं आपको बता दिया, ऐसे ही आपको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब हम आते हैं इक्वल क्लास इंटरवल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल। नाम से ही सब जब क्लास इंटरवल सेम होते हैं, मींस सक्सेसिवली वो सेम होते हैं हर चीज में, मींस 0 to 10 दिया तो आगे भी 10 का ही डिफरेंस आएगा इन द रेंज, तो देन इट इज नोन एज इक्वल क्लास इंटरवल। अगर जब क्लास सीरीज अनइक्वल होती हैं, मींस उसमें कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज, मिड वैल्यू की हमने बात की थी कि जो मिडिल वैल्यू होती है, जो मिडिल वैल्यू होती है किसी भी वेरिएबल की, उसे हम कहते हैं मिड वैल्यू सीरीज। अब मिड वैल्यू सीरीज का बनाना वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप कंटिन्यूअस में कैसे करोगे, तो आप पहले क्या करोगे कि सबका डिफरेंस देख लोगे, सबका डिफरेंस टू मिडिल वैल्यूज, देन हाफ, मींस आप पहले क्या लीजिए, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू मिडिल वैल्यूज। 20 और 10 का डिफरेंस लीजिए, 10 आया, अब 10 को डिवाइडेड बाय कर दीजिए आप 2, 5 आया। अब आपकी सीरीज बन जाएगी 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 5 to 15, क्योंकि इसमें 10 तो वो आ रहा है, मींस मिडिल वैल्यू 10 है, तो देन इट विल बी 5 to 15, देन 15 to 25, 15 to 35। तो ये होती है मिडिल वैल्यू सीरीज। अब हम आते हैं लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन का सीधा मतलब होता है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, समराइजिंग द रॉ डेटा, मेकिंग इट concise and comprehensible, does not show the details that found in the raw data। मींस जब भी कोई इन्वेस्टिगेटेड डिटेल कलेक्ट करता है तो सारी डिटेल्स तो छाप नहीं देता, जो कलेक्ट करता है थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो अपने पास रखता है, देयर इज लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है, या तो समराइजिंग के वक्त या फिर कुछ गलती हो जाती है। Once the data grouped into classes, an individual or observation has no significance further, means अब कोई एक बार हो गया तो हो गया, जो इन्फॉर्मेशन खो गई तो खो गई, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज 100 to 200 कंटेन 6 वैल्यूज, 120, 150, 160, 140, 180, 190।
When such data is grouped, we can call it 100 to 200. Then the individual, तब individual values की कोई value नहीं होगी. अगर मैंने बोला कि 120 से 190 तक दी रखी है तो उसकी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब सिग्निफिकेंस ही नहीं होगा, क्योंकि हम उन्हें बस 0 to 200 में क्लासिफाई कर रहे हैं. ओके, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल जो कैलकुलेशन होती है वो क्लास मार्क पे होती है rather than ऑन एक्चुअल वैल्यू, जिसकी वजह से जो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो होती है. हमने जो अभी तक पढ़े कंटिन्यूअस सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड सीरीज, ये सारी क्या थी, यूनिवेरिएंट थी. मींस इसमें हम सिंगल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे. वेराज अगर हम बात करें, लेकिन हम सिंगल की तो बात नहीं कर सकते. हम जब दो चीजें एक साथ लेते हैं, मान लीजिए हमने वेट और हाइट एक साथ ली है, इसमें हमने अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स लिए हैं. अगर हमने अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स लिए हैं तो हमने अकाउंट्स के मार्क्स लिख दिए ये सीधे में, स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स लिख दिए हमने इसमें. तो अगर मान लीजिए कोई वैल्यू है 21, 21 जिसके 21 आए हैं अकाउंट्स में और 11 आए हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो सिर्फ एक है. जिसके 23 आए हैं इकोनॉमिक्स में और 11 आए हैं स्टैटिस्टिक में, वो है एक. ऐसे ही आप बाईवेरिएंट सीरीज बनाते हो. वैसे बाईवेरिएंट सीरीज आपके एग्जाम में आती नहीं है, यूनिवेरिएंट और बाईवेरिएंट में डिफरेंस आता है. तो लेटेस्ट, और ये सीरीज में आप देखो नीचे से चाहे ऊपर से जो टोटल होता है वो हमेशा सेम रहता है. ओके, ये देखिए यूनिवेरिएंट और बाईवेरिएंट में आई हैव गिवन यू द डिफरेंसेस. यूनिवेरिएंट जिसमें हम सिंगल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं वो यूनिवेरिएंट, जिसमें हम दो की बात करते हैं वो होते हैं बाईवेरिएंट. बाई का मतलब टू. और जैसे हमने हाइट मान ली वो सिंगल है, लेकिन अगर हमने हाइट एंड वेट मान लिया दैट इज बाईवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, और या फिर आप कह सकते हो टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसी के साथ जो चैप्टर है वो खत्म होता है. चैप्टर का जो मेन पार्ट थे वो कंटिन्यूअस सीरीज में ही मिलता है. सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है. होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय